हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास है ये आपकी क्लास नंबर 3 जो कि आपकी चैप्टर नंबर 1 की है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले हम 2 क्लासेस में अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, जिसमें मैं थोड़े समय में आपको ही बता देता हूँ कि हमने सिलेबस में क्या क्या ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर तो ये आपका पहला चैप्टर चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। उसमें हम इकोनॉमिक की डेफिनेशन, इकोनॉमी की डेफिनेशन और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, उसके अलावा हमने इसमें डिस्कस किया था आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और उसका सॉल्यूशन। ये सब चीज़ें हमने क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो उसमें क्लास 1 में और क्लास 2 की जो वीडियो है उसे आप दोबारा से देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, ठीक है, इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिए हुए हैं। पीपीसी कि एक पीपीसी जो कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, जिसके लिए हमने इसकी स्टडी की थी, जो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके लिए हमने पीपीसी कर्व को यूज़ किया था, जो हमने क्लास 2 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो जो आपका पीपीसी कर्व होता है, ठीक है, वो आपका किस किस शेप में बन सकता है, उसका जो शेप होगा पीपीसी कर्व का, जो उसका फ्लो होगा, ठीक है, जो उसका कर्व होगा, वो किस तरीके से कर्व बनाया जाएगा। तो जो पीपीसी कर्व होता है वो अपने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से क्या होता है, जो कर्व की शेप होती है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। एक आपकी शेप होती है कनकेव में, एक होती है कन्वेक्स में और एक होती है स्ट्रेट, ठीक है। तो इसको ना हम एक टेबल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 2 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एक प्रोड्यूसर के पास एक पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्स होता है, ठीक है, और वो उस लिमिटेड रिसोर्स में मल्टीपल प्रोडक्शन करना चाहता है, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता है, जिसमें हमने पीपीसी का एक हेल्प ली थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर मान लो सपोज़ एक फार्मर है और उस फार्मर के पास एक पर्टिकुलर एक लैंड है, ठीक है, एक ज़मीन है, और वो ज़मीन पर मैंने आपको बताया था कि जैसे वो राइस भी उगाना चाहता है या वीट की खेती करना चाहता है या शुगर केन की खेती करना चाहता है। तो हमने पीपीसी कर्व की हेल्प से, पीपीसी की टेबल की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से हमने क्या किया था, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट में से कितने प्रोडक्ट्स को लेकर अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो वहाँ पर पीपीसी में हमने क्या किया था, हमने दो प्रोडक्ट को यूज़ करके हमने उसका कॉम्बिनेशन बनाया था। यहाँ पर भी वही सिस्टम है। हमने बस यहाँ पर इस वाली वीडियो में हमने बस ये देखना है कि पीपीसी के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने इस वीडियो में ये देखना है कि जो पीपीसी का कर्व होता है वो किस तरीके से कनकेव शेप में बनता है, किस तरीके से कन्वेक्स में आता है और किस तरीके से वो स्ट्रेट दिखाई देता है। तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। नीचे की तरफ बॉटम में PQRST ये कॉम्बिनेशन के नाम है कि एक पी कॉम्बिनेशन हमने नाम दे दिया, ठीक है, QRST। तो यहाँ पर देखिए, जो फार्मर है उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो वीट उगा सकता है, या वीट की फार्मिंग कर सकता है, और राइस की फार्मिंग कर सकता है, और चाहे तो वो दोनों की फार्मिंग भी कर सकता है, क्योंकि पीपीसी कर्व में हम दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर भी प्रोडक्शन को कर सकते हैं। लेकिन लैंड आपकी लिमिटेड रहेगी, रिसोर्स आपकी लिमिटेड रहेंगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सपोज़ करो कि अगर आप वीट की फार्मिंग नहीं करते हो तो आपका यहाँ पर जैसे 10 यूनिट्स आप राइस का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको वीट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो राइस का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पहला पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, प्रोडक्शन ऑफ राइस और प्रोडक्शन ऑफ वीट लिखा होगा, सबसे नीचे आ जाइए। 10, 9, 7, 4, 0 और 10, 6, 3, 1, 0, 12, 9, 6, 3, 0। यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ हमने अलग अलग तरीके से राइस का प्रोडक्शन को गिराया है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसका जो नेचर है, उसका जो पैटर्न है, वो आप देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीजिंग मोड में है, कि पहले हमने 1 यूनिट का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस किया, फिर 2 यूनिट का, फिर 3 या 4। तो अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग मोड में सेक्रीफाइस्ड हो रहा है तो वो आपकी शेप कनकेव बनेगी, और अगर वो डिक्रीजिंग मोड में हो रहा है, जैसे 4, 3, 2, 1, तो वो आपका कन्वेक्स बनेगी। और अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेम पैटर्न में है, सेम मैनर में है, सेक्रीफाइसिंग वैल्यू जो है वो हर बारी सेम है, जैसे आप 12, 9, 6, 3, 0, तो यहाँ पर हर बार आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, वीट के लिए, वहाँ पर जो पैटर्न है वो इक्वल वैल्यू का पैटर्न है। तो यहाँ पर जो आपका जो पीपीसी कर्व होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो स्ट्रेट लिखा हुआ है, ये आपका कन्वेक्स मोड है और ये कनकेव मोड है। और इन डायग्राम को समझने के लिए आप यहाँ पर इस टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया कि पीपीसी जो कर्व होता है वो अपने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वो आपका शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्केर्ड रिसोर्सेज। स्केर्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? स्केर्ड का मतलब होता है स्कैरसिटी। जब हमारे पास कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, और हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो लिमिटेड होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है? स्कैरसिटी। अगर कंज्यूमर 10 kg की डिमांड कर रहा है आपसे कि मुझे 10 kg वीट चाहिए, 10 kg शुगर चाहिए, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो आपकी
जो रिसोर्सेज है वो आपकी 5 kg है, तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसे हम स्केर्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिसोर्सेज हैं लेकिन वो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए पूरे नहीं हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, अ फार्मर वांट्स टू प्रोड्यूस व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एक्सेट्रा। एक फार्मर अपने प्रोड्यूस करना चाहता है अपने लैंड के ऊपर राइस को भी, पल्सेस को भी, व्हीट को भी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, बट ही हैज़ अ सिंगल लैंड, नॉट पॉसिबल, वो अपना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता इतनी सारी चीज़ों का, तो इट मीन्स उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं, स्केर्ड। अब हम एक डायग्राम से इसको एक पिक्चर के जरिए, एक इमेज के जरिए इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है। तो स्केर्सिटी का लॉ क्या कहता है, एन इकोनॉमिक सिस्टम कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट्स। मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम में एक जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज को पूरा नहीं कर सकता, एंड मोस्ट कंज्यूमर्स डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू परचेज। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रोड्यूसर के पार्ट पर नहीं होती, एक कंज्यूमर के पार्ट पर भी होती है, कि ये नहीं कि रिसोर्सेज सिर्फ प्रोड्यूसर के पास ही लिमिटेड होते हैं, एक कंज्यूमर के पास भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब मान लो प्रोड्यूसर अपने पार्ट पर डिमांड को पूरा कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो परचेज़ कर लेगा, उसके पास भी तो जो इनकम का रिसोर्स है वो भी तो होना चाहिए। अगर उसके पास इनकम ही नहीं है तो प्रोड्यूसर कितना भी आपका सप्लाई कर ले, वो डिमांड को जो कंज्यूमर है वो उसे परचेज़ नहीं कर पाएगा। तो इट मीन जो स्कैरसिटी होती है वो दोनों पार्ट पर होती है, प्रोड्यूसर के पार्ट पर भी, और कई बार आपने ये देखा होगा कि सप्लाई ज़्यादा होती है, प्रोड्यूसर ज़्यादा सामान मार्केट में दे रहा है लेकिन ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, और कई बार कस्टमर होते हैं तो सप्लाई नहीं होती है। तो ये सिर्फ स्कैरसिटी की वजह से ही होता है। तो आप यहाँ पर एक ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड लैंड, लिमिटेड लेबर, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंज्यूमर क्या चाह रहा है, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ठीक है, और कंफर्ट, मशीन, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें वो चाह रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो स्कैरसिटी होना तो बनता है। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये मैंने क्लास 1 और क्लास 2 में भी आपके सामने डिस्कस कर लिया था कि माइक्रो का मतलब क्या होता है और मैक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मतलब जब हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर और एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेवियर को स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पर, सिर्फ एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर के लिए क्या बिहेव करता है और एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए क्या बिहेव करता है, एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपना प्रोडक्शन करता है, किस तरीके से वो अपना प्राइस डिसाइड करता है और किस तरीके से वो अपना रेवेन्यू डिसाइड करता है, तो वो हमारा माइक्रो लेवल पर कहलाता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और जब हम तो यहाँ पर हम एक बार डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। इट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, IND का मतलब जो मैंने लिखा हुआ है इंडिविजुअल यूनिट से मतलब इसका इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब यहाँ पर हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जितने भी हमारी कंट्री में प्रोड्यूसर्स हैं हम उनकी स्टडी को ओवरऑल व्यू देखते हैं, ओवरऑल स्टडी करते हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो मेनली जो होते हैं वो डिमांड और सप्लाई यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ डिमांड्स बोले मतलब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए क्या डिमांड रखता है और एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए अपनी सप्लाई क्या रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे ओवरऑल कंट्री में जितने कंज्यूमर हैं वो कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, उनका टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है, और पूरी कंट्री में जो प्रोड्यूसर हैं वो टोटल कितना गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस थ्योरी बोलते हैं। इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है उसमें हम प्रोड्यूसर पे ज़्यादा मेन फोकस होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका प्राइस कैसे डिसाइड करता है। तो बेसिकली जो मेन फोकस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो प्रोड्यूसर का स्कोप ज़्यादा होता है कि प्रोड्यूसर अपने प्राइस को किस तरीके से डिसाइड करेगा डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। तो यहाँ पर इसे प्राइस थ्योरी बोला जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है ना वो गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि पूरी कंट्री में टोटल एग्रीगेट डिमांड लोगों की कितनी है, लोग कितना गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं और कंपनी कितना उनको सप्लाई कर रही है, और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कितना पूरी कंट्री में इनकम जनरेट हो रहा है। भाई प्रोड्यूसर जब सामान को बनवाएगा, प्रोडक्शन करेगा तो पैसा कमाएगा, उस पैसे को कमाने से लोगों के पास इनकम जनरेट होगी, और अगर इनकम जनरेट हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो इट मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है साथ के साथ, या अगर कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो कंट्री में इनकम का जनरेशन देखना कि लोगों के पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, या लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब गवर्नमेंट स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
तो एक माइक्रो लेवल पर जो प्रोड्यूसर होता है या जो कंज्यूमर होता है वो ये देखता है, हमें ये देखना पड़ता है माइक्रो लेवल पर कि कंज्यूमर किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करता है और एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज का एलोकेशन देखते हैं कि जो भी उनके पास कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट स्टडी करती है कि पूरी कंट्री में कितना इनकम का जनरेशन हो रहा है, लोग जो प्रोड्यूसर हैं, टोटल जो कंट्री में प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना माल बना रहे हैं, और उनके प्रोडक्शन करने से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट और कितना लोगों के पास इनकम का जनरेशन हो रहा है। तो हम बेसिकली एक नेशनल लेवल पर इन लोगों के पास नेशनल लेवल पर ये देखते हैं कि कितना इनकम, बेसिकली यहाँ पर जो इनकम का मतलब है ये आउटपुट से मतलब है कि पूरी कंट्री में टोटल आउटपुट कितना हो रहा है, क्योंकि जितना आउटपुट होगा प्रोड्यूसर अपना सामान बेचेंगे उतनी ही प्रोड्यूसर के पास इनकम जनरेट होगी, और वो इनकम किसके पास जाएगी, कुछ प्रोड्यूसर के पास जाएगी और कुछ लोगों के पास जाएगी। तो उसके बाद फिर साथ के साथ लोग, अगर कम कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगा। तो प्रोडक्शन का सीधा रिलेशन आपका इनकम से भी होता है और एम्प्लॉयमेंट से होता है, जो कि गवर्नमेंट देखती है। तो हम इसको एक छोटे से एक इमेज के ज़रिए भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपके सामने एक इमेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। पहला है स्टडीज़ इंडिविजुअल इनकम। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर के पास अपनी लिमिटेड इनकम में किस तरीके से वो अपना सेटिस्फेक्शन करता है और प्रोड्यूसर किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करता है। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी की जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट स्टडी करती है कि पूरी कंट्री में टोटल आउटपुट, टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है, ठीक है, बड़े लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक को स्टडी करती है, उसका मेन पर्पस एम्प्लॉयमेंट होता है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हाउस होल्ड और फर्म्स में डील करती है कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड किस तरीके से मार्केट में गुड्स के लिए डिमांड रखता है और फर्म्स किस तरीके से सप्लाई करती है। यहाँ पर हम एग्रीगेट डिसीजन लेते हैं, एग्रीगेट डिसीजंस में डील करते हैं कि पर्टिकुलर पूरी कंट्री में टोटल कंजम्पशन का क्या पैटर्न चल रहा है और टोटल सप्लाई कितनी चल रही है। यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के प्राइस की स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है। और यहाँ पर ओवरऑल स्टडी की जाती है जनरल प्राइस लेवल की, लिखा हुआ है ना स्टडीज़ ओवरऑल प्राइस लेवल, इसका मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल। इसका मतलब ये होता है कि पूरी कंट्री में क्या लोगों की टोटल जो डिमांड है टोटल गुड्स और सर्विसेज के लिए और कंट्री में जो सप्लाई हो रही है उससे ज़्यादा है या कम है। तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन यहीं से शुरुआत होती है जनरल प्राइस लेवल से। ये आपका पॉइंट नंबर जो 4 है मैक्रो इकोनॉमिक में, स्टडीज़ ओवरऑल प्राइस लेवल। यहाँ पर इसका मतलब है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि एक ऐसा प्राइस इंडेक्स जो हमें ये बताता है कि एक कंट्री में टोटल जो लोगों की डिमांड है, कंजम्पशन का पैटर्न है, वो सप्लाई से ज़्यादा जा रहा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर क्या उस डिमांड को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो कंट्री में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, चीज़ें महंगी होगी, ठीक है। तो ये एक आपका डिफरेंस है। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक जो पीपीसी कर्व होता है, क्या वो पीपीसी कर्व जो हमें ये बताता है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो पीपीसी कर्व के ज़रिए ये डिसाइड कर लेता है कि भाई मुझे दो गुड्स के बीच में किस तरीके से दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक लिमिटेड लैंड के ऊपर लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करते हुए करना है। तो क्या आप सपोज़ करिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, ठीक है, और वो उस लैंड पे सपोज़ करो 70 kg राइस और 80 kg वीट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। समझे, मतलब एक फार्मर के पास एक लैंड है और वो अपने लैंड के ऊपर एक बार में एक समय में 70 kg राइस और 80 kg वीट का प्रोडक्शन कर सकता है। तो क्या अगर ये मैक्सिमम लेवल है उसके प्रोडक्शन का, तो क्या उसका प्रोडक्शन का लेवल हम बढ़ा सकते हैं लिमिटेड लैंड पे, क्या बढ़ सकता है? मतलब अगर हमें ये कहना हो कि भाई 70 kg से हम 90 kg पे जाना चाहें और वीट का प्रोडक्शन 80 kg से हम सपोज़ कीजिए 120 kg पे करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? यस, अगर हम एक लिमिटेड रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वो तभी हो पाएगा जब हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। अगर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो ये शिफ्ट ऑफ पीपीसी लिखा हुआ है वो यही बता रहा है कि अगर हम अपने लिमिटेड रिसोर्स पे अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो लिमिटेड रिसोर्स पर होते हुए भी वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब जैसे यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर देखिए कि 70 kg और 80 kg ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ के 90 kg पे पहुँच गया और 80 kg से 120 kg पे पहुँच गया राइस और वीट का। ये अपने आप नहीं बढ़ा है, ये टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से बढ़ा है।
तो वेन देयर इज़ अ चेंज इन द रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स, जब एक साथ दोनों गुड्स पे हम, अब मान लो राइस है और वीट है, हमने दोनों के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, राइस पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है और वीट पे भी, तो दोनों का प्रोडक्शन जब एक साथ बढ़ेगा तो हम उसे बोलते हैं शिफ्ट ऑफ पीपीसी। मतलब आपका पीपीसी क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ये राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है। जो ये पहले वाला एग्जांपल है ना RWS, ये राइट वर्ड शिफ्ट है, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव तरीके से, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट वे में यूज़ किया जा रहा है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप मान लो जो लिमिटेड रिसोर्स हैं आपके पास, जो लैंड है उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, या जो रिसोर्स है वो आइडियल पड़े हुए हैं, जो ज़मीन है आपके पास, लैंड है, उसका सही तरीके से एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपका पीपीसी कर्व नीचे भी आ सकता है। तो जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि आपका जो राइस का, वीट का प्रोडक्शन है वो आपका यहाँ से, वीट का प्रोडक्शन 80 से 40 पे पहुँच गया और राइस का प्रोडक्शन 70 से 40 पे पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो जब आपके दोनों गुड्स पे जो हम पीपीसी में कॉम्बिनेशन ले रहे हैं राइस और वीट का, अगर उन दोनों गुड्स के ऊपर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन गिर रहा है, तो पीपीसी शिफ्ट करेगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। और अगर आपका मान लो सपोज़ करो किसी भी दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन में किसी एक गुड्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे गुड्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम उसे रोटेशन बोलते हैं। मतलब चेंज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर ओनली वन गुड, आइदर ऑन वीट और आइदर ऑन राइस। इसका मतलब अगर आपका वीट पे प्रोडक्शन सेम है, मतलब वीट अपना प्रोडक्शन सेम कर रहा है और आपने राइस के प्रोडक्शन को बदल दिया, मतलब आपने राइस के प्रोडक्शन पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वीट के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, मतलब आपने लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वीट और एक राइस। जहाँ पर वीट, जिस लैंड पर वीट का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जहाँ राइस है वहाँ पर आपने एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो राइस का प्रोडक्शन, या तो अगर नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो मे भी हो सकता है कि वो प्रोडक्शन गिर जाएगा 90 से, देखिए यहाँ पर 90 से 40 पे भी हो सकता है, 90 से 70 पे। अगर राइस का प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हुआ तो पीपीसी आपका रोटेट करेगा। इस तरीके से ये डायग्राम है आपका। अगर आपका राइस में अगर चेंज आता है तो पीपीसी कर्व आपका लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, बाकी वीट का जो प्रोडक्शन है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो जब किसी भी एक गुड्स में चेंज आता है, दूसरे गुड्स में, जब एक किसी पर्टिकुलर गुड्स में चेंज आता है और दूसरे गुड्स में चेंज नहीं आता है, तो हम उसे रोटेशन ऑफ पीपीसी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वीट में चेंज आ रहा है, राइस में चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अब आपका राइस अपनी वहीं सेम पोजीशन पे है और पीपीसी कर्व वीट वाले पार्ट पर चेंज हो गया है, रोटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है 80 से 40 और 80 से 120। इसका मतलब ओवरऑल हमने क्या समझा कि जो पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि हम दो गुड्स का अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें पीपीसी कर्व आपका शिफ्ट करता है। शिफ्ट तब करता है जब दोनों गुड्स में चेंजेस होंगे, और रोटेट तब करता है जब एक गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा और दूसरे गुड्स में चेंज होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आप सबके लिए है, ठीक है, थैंक यू।